एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्विन फोर्स में। आज हम पूरी बात करने वाले हैं कैसे आप पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो पूरी इसी बारे में आज बात करते हैं। पहले भी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, लेकिन सोचा फिर से एक अच्छी क्वालिटी में बना दी जाए, तो हर सब्जेक्ट की वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो अगर बात करें वीडियोस का पैटर्न कैसा होगा, तो सिंपल सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग डेज में प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, फिर फाइनल डेज में प्रिपरेशन क्या किया जाता है, उसके बाद मिस्टेक्स कौन कौन सी अपन करते हैं जो अपन को बिल्कुल नहीं करना। बाद में लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ अगर वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया तो 100 भी लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर सबसे पहले हम बात करें बुक्स की, कौन सी बुक्स हमें रेफर करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस में मात्र हमें 2 बुक्स लगेंगी। एक सबसे पहले हमारी होगी एनसीईआरटी, जिसे हमें पूरे साल भर पढ़ना है, और फिर हमारी दूसरी बुक होगी हमारी सैंपल पेपर। कोई भी रिफ्रेशर की या कोई भी अलग बुक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में मात्र एनसीईआरटी ही अपने आप में काफ़ी है। इसका सैंपल पेपर हम फाइनल डेज में से प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा जानने के लिए कि बोर्ड में पेपर कैसे आते हैं। और अगर आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार आंसर कैसे लिखते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन बैंक भी ओसवाल की ले सकते हैं। बाकी मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी के सिवा आपको कुछ और बुक लेना चाहिए। सारी बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारी हो गई बुक्स की बात। हमें एनसीईआरटी लेना है, साथ ही में साथ सैंपल पेपर जो हम आखिरी में करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन की, कि पॉलिटिकल साइंस में स्टार्टिंग में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की एक सिंपल रीडिंग मारना है। ये मोस्टली हमें हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। पढ़ाई की शुरुआत ऐसे ही होती है, सिंपल एक रीडिंग से। अब मेरा यहाँ पर रीडिंग से क्या मतलब है, तो रीडिंग से हमें सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की आपने बुक उठाई, उसको सिंपल पढ़ना चालू कर दो। अब उसमें ये ऐसा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है कि यार इस पैरा का पूरा डिटेल में मीनिंग क्या होता है, ये लाइन क्यों दी हुई, ये सब हमें कुछ नहीं करना है। एक सिंपल रीडिंग मारना है, जितना हम बुक की रीडिंग मारते हैं वैसी रीडिंग मारना है। बस इन शॉर्ट ऐसी रीडिंग होना चाहिए कि उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो हम उसको एक सिंपल सी समरी दे पाएँ कि इस बुक में ये बातें करी गई, ऐसे ऐसे करी गई। ये हमारा स्टार्टिंग डेज के प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है। अब इसके बाद जब आपने एक बार पूरी एनसीईआरटी की सिंपल रीडिंग मार ली, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप सिंपल रीडिंग में ऐसे बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में 2-2 चैप्टर भी रीड कर सकते हो, क्योंकि एक सिंपल रीडिंग हो गई है। अब इसके बाद दूसरी बार में हमको क्या करना है, अब हमें डिटेल्ड रीडिंग करना है पूरी। कैसे थॉरो स्टडी करना है हमको, बिल्कुल हम अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, फिर से रीडिंग करेंगे, और वहां पर एक एक बारीकी से पढ़ेंगे कि पूरी एनसीईआरटी में आखिर दिया क्या हुआ है। अच्छा, इस पैरा का ये मीनिंग होता है, इसका ये होता है। अगर कोई चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो टीचरों से पूछो, पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अब इस वे में हमको पढ़ाई करना है कि ये चैप्टर अब हमने पढ़ लिया, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमसे सब बनेगा। ऐसा हमारा प्रिपरेशन होगा स्टार्टिंग डेज का। मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के हम 2 रीडिंग मारेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको एनसीईआरटी के एटलीस्ट 2 रीडिंग तो मारना ही है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग डेज की बात करें, यहाँ पर आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, मतलब आप 2 बार रीडिंग नहीं कर सकते, तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पहली मैंने आपको रीडिंग बताई थी, एक सिंपल वाली रीडिंग, उसको आप स्किप कर सकते हो, सीधे एकदम डिटेल वे में रीडिंग करना चालू कर दो। लेकिन यहाँ पर भी अभी हमें कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सैंपल पेपर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग करना है और चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल डेज प्रिपरेशन की, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम पास आ गए और अब हमको रिवीजन का समय आ गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर से आप एनसीईआरटी उठाओगे और अब एनसीईआरटी को पहला चैप्टर से आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, एक लाइन भी नहीं छूटना चाहिए। और इसके जस्ट बाद क्वेश्चन आंसर हमको पढ़ना है। अब क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ना है, अगर आपने रिफ्रेशर लिए तो वो ठीक, नहीं तो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, सैंपल पेपर आपके पास होंगे, वो हमारे हो गए। नेट से आप क्वेश्चन आंसर निकालो और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्यों पढ़ना है, इससे हमको क्लियर हो जाएगा भाई कि इस चैप्टर में हमसे कितना बन रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये आंसर मत पढ़ो उसका, ये देखो कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, वाला पैरा फिर से पढ़ लो। ऐसे हमारी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी। बोर्ड का पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है, इसलिए मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रिफ्रेशर बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस उसमें बिल्कुल नहीं आता है। तो फाइनल डेज में ये किया, सबसे पहले बुक पढ़ोगे आप, बुक पढ़ने का क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, ऐसा आपका पूरा रिवीजन भी चलता जाएगा साथ ही साथ। मतलब कुल मिला के अब ये चैप्टर आपको फिर से नहीं पढ़ना है। फाइनल डेज प्रिपरेशन का मीनिंग ये होता है कि फाइनल, अब इसके बाद फिर से हम इसको पढ़ने नहीं बैठने वाले। सबसे पहले आप ये करोगे, इसके बाद जब आपका पूरा हो गया फाइनल डेज, मतलब आपने हर एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, अब आप किस पर जंप मारोगे, सैंपल पेपर पर। पूरे सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू करो। हर सब्जेक्ट में आपको 2 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही है।
मतलब जब बोर्ड एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही बैठ के 3-3 घंटे में सॉल्व करो, 2 तो करना ही है और बाकी सैंपल पेपर की सिर्फ रीडिंग कर सकते हो आप। जब आप सैंपल पेपर पढ़ोगे आपको पैटर्न समझ में आएगा और साथ ही साथ आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड में पेपर किस टाइप का आता है। तो पॉलिटिकल साइंस सिंपल ऐसा पूरा चलता है, मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी की रीडिंग पर ही पूरा बेस होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करी तो आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओगे, और अगर मेरे जैसे 1-2 छोटी मोटी गलती कर ली तो भी 95 प्लस तो आपका पक्का ही है। अब इसके बाद कर लेते हैं बात की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मोस्टली करते हैं लोग, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी आपको मैं एग्जाम टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो हमारी पहली मिस्टेक आती है एनसीईआरटी ना पढ़ना। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्टली समय अपना रिफ्रेशर में लगा देते हैं, पूरे समय रिफ्रेशर पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी को देखते भी नहीं है। सबसे बड़ी गलती होती है। आप ये मान लीजिए कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में 100 लाना है तो सिर्फ एक ही बुक ला सकती है, आपको दिलवा सकती है 100, वो है आपकी एनसीईआरटी। सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई। दूसरी मिस्टेक हमारी आती है कार्टून और मैप्स। बच्चे कार्टून और मैप्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमने मैप्स पर वीडियो बना दी है, हम कार्टून पर भी वीडियो बना देंगे, आप बिल्कुल पढ़िए फाइनल डेज में और उसको देख के आइए। बच्चे गलती क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, सीधे 5-5, 6-6 मार्क्स आप ऐसे बर्बाद कर देते हो अपने। और मैप्स आपका कितने समय लेंगे, गिने चुने मैप होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई कि हमें आखिरी समय पर मैप करना है, आप ये करके जाइए और अपने फ्री के मार्क्स बटोरिए। ये तो एग्जाम में गिफ्ट होते हैं, ये मैप हो गए, कार्टून हो गए, पैराग्राफ हो गए, तो इनको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आंसर फ्रेमिंग। पॉलिटिकल साइंस लोगों को बड़ा इजी सब्जेक्ट लगता है क्योंकि उसके चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस में आप चाह रहे हैं कि बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपके एक परफेक्ट आंसर फ्रेमिंग होना चाहिए। आपको बिल्कुल बनना चाहिए कि एक आंसर फ्रेमिंग कैसे करी जाती है। हमने पूरी एक सीरीज बनाई है आंसर राइटिंग बेसिक्स पर, जहाँ पर हमने स्टार्ट से बिल्कुल आखिरी तक बताया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूरे आंसर फ्रेमिंग करी जाती है। तो एक आंसर फ्रेमिंग होना अच्छा है, उसमें मतलब पूरा एक इंट्रो आना चाहिए, फ्लो चार्ट आना चाहिए, पूरा प्रॉपर पॉइंट आना चाहिए, वर्ड लिमिट पूरी होनी चाहिए। ये सब करके एक अच्छा आंसर राइटिंग फ्रेमिंग होता है। इसका चौथी मिस्टेक की अगर हम बात करें तो वो हमारी आ जाती है नेम्स और डेट्स। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती ये करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में नेम्स और डेट्स याद नहीं करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में डेट्स कभी आपको इतना परेशान नहीं करने वाली है, लेकिन नाम आपको सबके बहुत ज़रूरी है याद होना। जैसे अगर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के आपसे नाम पूछ लिया किसी ने, कोई आपसे पूछ लिया रशिया के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए, और ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है तो ये आपको आना चाहिए। नाम पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कि आप यहाँ पर फाउंडर्स के नाम बताओ या इसका फुल फॉर्म बताओ, ये आपको आ जाते हैं। डेट्स के एकदम से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर आ गई, चाइना वॉर आ गई, या फिर इमरजेंसी वाला पीरियड, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आ गए, तो अगर आप डेट्स लिखते हो तो वो आपको बहुत एक बेनिफिट देता है, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार ये बंदे को सब बनता है एग्जाम के बारे में। तो ये चीज़ आती है। इसका फिफ्थ मिस्टेक हमारी आती है सैंपल पेपर सॉल्व ना करना। मैंने पहले ही बोला है आपको एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका 6th मिस्टेक आती है पेपर पैटर्न ना समझना। आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करते हो पहली चीज़, इसका पेपर पैटर्न नहीं समझते हो। बोर्ड एग्जाम के पहले हमें ये दिमाग में रट जाना चाहिए कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स से कितने आएंगे, 2 मार्क्स से कितने आएंगे, 6 मार्क्स से कितने आएंगे, पैराग्राफ कितने आएंगे, मैप कितने आएंगे, ये सब चीज़ें आपको एकदम रटी होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं रटी है तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रॉपर रिवीजन। एक प्रॉपर रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, एक तो कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, उसके बाद हम इसका रिवीजन नहीं करते तो हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोर्ड एग्जाम तक भूल जाते हैं। एग्जाम में हमें सब आना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर वहाँ ऐसा ना हो कि यार ये मैंने पहले पढ़ा था मुझसे बन नहीं रहा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। रिवीजन के बाद आता है 1 मार्क्स क्वेश्चन की तैयारी ना करना। हम लोग के समय में 1 मार्क्स क्वेश्चन नए नए आए थे तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे 3 मार्क्स जो पॉलिटिकल साइंस में कटे वो सीधे इसी में कट गए 1 मार्क्स क्वेश्चन में। मेरे तो मतलब बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट में जहाँ मार्क्स कटे हैं वो सिर्फ 1 मार्क्स में कटे। इसका प्रिपरेशन करने का सिंपल तरीका है, जितने आपका सैंपल पेपर है उनके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एकदम रट डालो। उसके जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हो तो उसमें जो लाइन्स इंपॉर्टेंट लगती है, डेट्स वाली हो गई, किसी का नाम हो गया, पर्टिकुलर कोई ऐसी लाइन हो गई यार जो इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको अंडरलाइन कर लो और उसको एकदम याद कर लो। एमसीक्यू पूरे एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन आ जाती है आपको, तो ये लाइन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और हमारी 9th नंबर की मिस्टेक आती है प्री बोर्ड्स एग्जाम या तो ना देना या उसको एक अच्छे तरीके से ना देना। बहुत सारे बच्चे तो प्री बोर्ड देते ही नहीं है, और जो बच्चे देते हैं उसको एकदम लाइट वे में दे देते हैं। प्री बोर्ड पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था आपको कि प्री बोर्ड एक सबसे ज़्यादा अच्छा आप बोल सकते हो गिफ्ट है पूरे स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आपको पूरा पता चल जाता है कि बोर्ड के लिए आप कितना प्रिपेयर हो, आप कितने पानी में हो। इसलिए प्री बोर्ड को कभी मिस मत करो और इसको एकदम पूरे दिल लगा के बोर्ड एग्जाम जैसा देने की ट्राई करो। इसके लास्ट हमारी 10th मिस्टेक आती है, आपको करेंट बेसिक नॉलेज नहीं होता है।
पॉलिटिकल साइंस का कोई भी आप चैप्टर उठा लो, कोई भी पैरा उठा लो, आप उसको पास्ट से भी लिंक कर सकते हो, प्रेजेंट से भी लिंक कर सकते हो, फ्यूचर से भी लिंक कर सकते हो। तो अगर आप करंट अफेयर्स आपके सही नहीं है तो एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया आपको, उसमें आप अगर करंट नॉलेज का यूज करो तो एक बहुत एक बेनिफिट देता है वो एग्जाम में। जैसे आपके हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी बुकों में जो नेपाल के बारे में दिया है वो 2005 में खत्म हो जाता है, लेकिन अब 2021 आ चुका है, तो इतने सालों में क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को अभी भी यही लगता है कि यूरोपियन यूनियन के 2 परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन अब EU का और कोई पार्ट नहीं रहा है, वो EU से अलग हो चुका है, तो उसका यूरोपियन यूनियन में नाम लिखना एक गलत बात है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अभी प्रेजेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम टिप्स की। तो मैं आपको टोटल 5 एग्जाम टिप्स बताना चाहूँगा पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहली टिप आती है कि बोर्ड एग्जाम को मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीछे से लिखना चालू करो। पीछे से जो सबसे पहले लॉन्ग आंसर आते हैं उनको लिखो, फिर पैरा मैप जो आता है वो करो, फिर हमारे शॉर्ट आंसर में आओ, फिर 1 मार्क्स में आओ। कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पीछे से पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एकदम चेंज दिखेगा। खासकर जिन बच्चों की स्पीड स्लो है, उनको आंसर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगा पेपर पीछे से लिखो। जो लॉन्ग आंसर आते हैं उनमें पूरा टाइम दो ताकि उसको आप एकदम अच्छा आंसर लिख पाओ, तो आपको स्टार्टिंग में एकदम 6-6, 8-8 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपको एकदम बोर्ड वाले को भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि यार इस बंदे से आंसर बनते हैं, और ये एक बहुत बेनिफिट देता है बाद में। पहली चीज़ें हो गई। दूसरा मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे बच्चे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं, 1-1 घंटा दे देते हैं। 1 मार्क्स तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि या तो बन रहा है या नहीं बन रहा। अब वहाँ पर बैठकर उस क्वेश्चन को 100 बार पढ़ने से आंसर दिमाग में नहीं आ जाएगा, वो 10 मिनट में करो और निपटाओ। बाद में अगर दिमाग में आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो आंसर आपसे नहीं बन रहा है तो तुक्का लगा के कुछ भी लिख दो और अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दो कि यार क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बना है। उसको छोड़ो मत। छोड़ने से क्या होता है, फाइनल समय अगर हमारे पास एकदम से टाइम नहीं बचा तो वो छूट ही जाता है, और क्या पता आपका तुक्का सही चले जाए, तो एक छोटा सा तुक्का लगा दो। इसका थर्ड मैं आपको टिप देना चाहूंगा, फ्लो चार्ट। पूरी कोशिश करो कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी 6-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं इनमें आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट से एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है, और 6 मार्क्स क्वेश्चन में तो बनाना ही है आपको। सबसे पहले इंट्रो आएगा, फिर फ्लो चार्ट आएगा, और बाकी फिर आपका पूरा आंसर आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसका चौथी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, एक प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग आपसे आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, आंसर राइटिंग बेसिक्स पर हमारी प्लेलिस्ट आई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट उसको आप पूरा देख लीजिए। बड़ी मेहनत करके एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 6-7 वीडियोज़ हैं, उन सबको आप देख लो, आप पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक अच्छी आंसर राइटिंग फ्रेमिंग कैसे करी जाती है। इसके 5वीं और लास्ट टिप आती है, वो है वर्ड लिमिट। इस पर भी हमने वीडियो बनाई है। वर्ड लिमिट को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए। फ्री के ना ज़्यादा छोटे आंसर लिखने और ना ज़्यादा बड़े आंसर लिखने। कई लोग पॉलिटिकल साइंस 7-7, 8-8 पेज का आंसर लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे आंसर लिख रहे हो तो 6 मार्क्स में 8 पॉइंट भी सफिशिएंट होते हैं। मैंने तो कई आंसर में 6 पॉइंट भी लिख के आया हूँ, जब मुझे बिल्कुल ऐसा श्योर था कि मेरा आधा मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। तो ये पूरा आता है इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप सब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा अगले वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।